नमस्कार दोस्तों, स्टडी विज्ञान प्रकाश 2.0 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसे अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस के प्रैक्टिस सेट 2 को सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। प्रश्न होगा कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक तीव्रता से काटता है, यानी कि सबसे तेज बाइट करने वाला इसमें जीव कौन सा है। तो फ्रेंड्स, इसमें एक अफ्रीकी बिच्छू है, दूसरा पनामा की दीमक है, एक ऑस्ट्रेलिया की गिलहरी है और चौथा है भारतीय कोबरा, यानी कि जो कोबरा सर्प होता है उसके बारे में बात हो रही है। और इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। तो पनामा की दीमक जो होती है सबसे अधिक तीव्रता से काटती है। और दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर जो अफ्रीकी बिच्छू होता है इसके जहर में फार्मिक अम्ल पाया जाता है, वही फार्मिक अम्ल जो कि चींटियों के दंश में पाया जाता है, ठीक है। और भारतीय कोबरा यह एकमात्र ऐसा भारतीय सर्प है जो कि अपना घोंसला भी बनाता है। तो सभी पॉइंट यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में किसने उसी विषय में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे। ये क्वेश्चन कई बार यूपी SSSC रिपीट कर चुका है, तो ये प्रश्न इसीलिए मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। 2 नोबेल पुरस्कार सेम सब्जेक्ट में किसने प्राप्त किए थे। अगर आप सोच रहे हैं यहाँ पर मैडम क्यूरी या पियरे क्यूरी, तो आपका ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। सही ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन सी। जान वर्दीन को सेम सब्जेक्ट में 2 नोबेल मिले थे। तो आपको बता दें कि जान वर्दीन एक अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक थे और उन्होंने विलियम शोकली और वाल्टर ब्रेटन के साथ 1947 में ट्रांजिस्टर का इजाद किया था, जिसके लिए उन्हें जो है 1956 में भौतिकी का नोबेल मिला था। फिर 1972 में उन्हें सुपर कंडक्टिविटी का जो BCS सिद्धांत है उसके लिए उन्हें फिर से इस पुरस्कार से नवाजा गया। तो 2 बार इनको भौतिकी के अंतर्गत नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ठीक है। एक बार 1956 में, उसके बाद फिर 1972 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने विभिन्न विषयों में से 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए। देखो यहाँ पर जो टॉपिक थोड़ा सा चेंज हुआ है। अगर क्वेश्चन आएगा कि किसने जो है एक ही विषय में 2 नोबेल प्राप्त किए हैं तो उसका जवाब हो जाएगा जान वर्दीन। और अगर क्वेश्चन इस प्रकार से बदल दिया गया कि किसने विभिन्न विषयों में से 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे, तो यहाँ पर विभिन्न विषय हो गए, यानी कि 2 विषयों में 2 नोबेल, सेम पर्सन। तो ये थी मैडम क्यूरी, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आपको बता दें यहाँ पर कि इन्हें भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के अंतर्गत 2 बार इन्हें नोबेल मिला था और इन्होंने रेडियम की खोज भी की थी। 1903 में इनके पति पियरे क्यूरी के साथ इन्हें भौतिकी का, फिर 1911 में रसायन शास्त्र का नोबेल मिला था। और एक बात और बताएं, इनकी दोनों पुत्रियों को भी नोबेल मिला था। तो बहुत ही जीनियस फैमिली थी इनकी। आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेटर किस प्रकार के कंप्यूटर कार्य पद्धति पर काम करता है, मतलब जो कंप्यूटर का सिस्टम है किस प्रकार का सिस्टम होता है कैलकुलेटर में। तो बहुत आसान प्रश्न है, सभी प्रश्न बहुत ही आसान है। मुझे लगता है कि जितने भी प्रश्न यहाँ पर हैं 90% आंसर आपको देने चाहिए, क्योंकि सभी प्रश्न बहुत ही बेसिक लेवल के हैं। तो आगे हम थोड़ा सा प्रश्नों को कठिन करेंगे और तो इस वीडियो में तो बस देखते हैं कि कितने प्रश्न आप हल कर पाते हैं। कैलकुलेटर जो होता है ये डिजिटल सिस्टम पर काम करता है। देखो, जो कंप्यूटर होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, एक हाइब्रिड होता है, दूसरा एनालॉग होता है, फिर होता है डिजिटल। तो एनालॉग और डिजिटल दोनों को मिक्स करके हाइब्रिड कंप्यूटर का निर्माण किया जाता है। तो लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये कैलकुलेटर का किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर काम करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि डिजिटल कंप्यूटर। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन होगा कि कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर की संज्ञा दी जाती है। मतलब जानते हैं आप, ध्वनि को मापा जाता है डीबी से, डेसिबल से। तो कितने डेसिबल से अधिक अगर ध्वनि होगी तो उसको शोर कहा जाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 80 डेसिबल से अगर अधिक हुआ तो इसे शोर की संज्ञा दी जाएगी। तो आपको बता दें कि ध्वनि तरंगें जो होती हैं यह अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगें होती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना इसको। और आदमी की जो सहन शक्ति होती है वो 55 से 60 डेसिबल होती है, मतलब इन जनरल 55 से 60 डेसिबल। लेकिन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है, औद्योगिक क्षेत्र, वहाँ के लिए दिन में 75 डेसिबल और रात में 70 डेसिबल
ध्वनि सीमा तय की है। मतलब अगर कोई इंडस्ट्रियल एरिया है तो वहाँ पर दिन में अगर 75 डीबी और रात में 70 डीबी की ध्वनि होती है तो वो नॉर्मल माना जाएगा। और हम जो बातचीत कर रहे हैं तो उसमें जो ध्वनि हम लोग प्रयोग करते हैं उसकी तीव्रता होती है 30 से 40 डेसिबल के बीच में, ठीक है। रक्त में किस तत्व की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाती है? ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक जो बीमारी होती है तो इसमें क्या होता है कि बच्चे की जो त्वचा होती है वो ढीली पड़ जाती है और पानी में जब नाइट्रेट की अधिकता हो जाती है तब ये बीमारी होती है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और इसमें बच्चे की त्वचा जो होती है वो काफ़ी ढीली बूढ़ों जैसी हो जाती है और बच्चे के रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने के कारण ऐसा होता है। और जब जल में नाइट्रेट की मात्रा 90 ppm से अधिक होती है तब ये बीमारी बच्चों को हो जाती है। मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है? आपने प्लाज्मा थेरेपी का नाम अभी सुना होगा बहुत बार। तो प्लाज्मा की जो मात्रा होती है वो रक्त में कितनी होती है? तो ये होती है 55 से 60%, ऑप्शन बी, ठीक है, ये याद रखना आप। और आपको ये भी बता दें कि रक्त का जो pH वैल्यू होता है वो 7.4 होता है। तो जो pH स्केल है 7 पर क्या होता है, इसको जो है न्यूट्रल माना जाता है। अगर 7 से नीचे आएंगे, ठीक है, 6 पे आ गए, 5 पे आ गए तो ये एसिडिक माना जाता है यानी कि अम्लता। और अगर इधर आगे बढ़ते तो बेसिक हो जाता है। बेसिक का मतलब कि ये भास्मिक माना जाता है। नाम सुना होगा आपने जब आप पढ़ रहे होंगे हाई स्कूल में, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्षारीय भी कहते हैं इसे, तो ये भी आप कह सकते हैं कि रक्त का जो टेंडेंसी है वो क्षारीय है क्योंकि ज़रा सा अधिक होता है न्यूट्रल होने से। 7.4 होता है ये इसकी pH वैल्यू। आगे बढ़ते हैं। और लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जलयान पानी पर तैरता है। तो यह सिद्धांत जो है ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। और आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है? ये कहता है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में जो कमी आती है उसके द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई गोली होती है तो उसके द्वारा पानी कम हटाया जाता है इसलिए वो डूब जाती है। और जब कोई जलयान होता है तो वो नीचे जो तली होती है उसके द्वारा जो पानी हटाया जाता है उसकी जो मात्रा होती है इस जलयान के वास्तविक भार से अधिक होती है, इसलिए जलयान जो होता है वो पानी पर तैरता रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? ये क्वेश्चन यहाँ पर एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर इंसुलिन। तो सही आंसर इसका है ऑप्शन ए यानी कि एस्ट्रोजन जो होता है यह एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। और एक्चुअली में महिलाओं में जो यौवन अवस्था में बदलाव होते हैं उसका यह मुख्य रूप से कारण होता है। एस्ट्रोजन जो होता है यह ग्रेफियन फॉलिकल द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है और इसकी कमी से जनन क्षमता, स्त्रियों की जो जनन क्षमता होती है वो क्षीण हो जाती है और शरीर जो होता है वो बेडौल होने लगता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं, या परिवर्तन होता है पर निश्चित नहीं। तो सही आंसर है जंग लगने पर लोहे का भार जो होता है वो बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो आपका लोहा है मतलब फेरिक, और फिर वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड। तो फेरिक ऑक्साइड जो होता है वो लोहे के ऊपर, ये लोहा हो गया, इसके ऊपर एक परत बना लेता है और इससे क्या होता है कि इसका जो भार होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है। तो याद रखना कि अगर लोहे में जंग लगा है तो उसका भार जो है वो बढ़ता है। और अब एक प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए, बताइए कि एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों कार्य होते हैं, मतलब यह अंतःस्रावी कार्य भी करता है और बहिस्रावी भी कार्य करता है, तो ये हैं आपके ऑप्शन पीयूष ग्रंथि, थायराइड, अग्नाशय और अधिवृक्क। तो फ्रेंड्स छोटे छोटे जो ये मॉक टेस्ट हैं ये आपकी जो एफिशिएंसी को काफ़ी इंक्रीज़ करते हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि आपको ऐसे छोटे छोटे जो मॉक टेस्ट है वो मिलते रहें ताकि आपका रिवीजन होता रहे, आपकी तैयारी लगातार चलती रहे। इसके लिए आपको हमें भी थोड़ा सा मोटिवेट करना होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और नीचे कमेंट करके बताइए कि हमें जो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और चैनल पर पहली बार हैं तो आपका हार्दिक स्वागत है, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।